दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इस वीडियो में कुछ अलग ही बात होने वाली है, जो कि फिजिक्स की बात है। तो इस वीडियो की शुरुआत से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि जब आप एनडीए के एग्जाम में बैठेंगे ना, अगर आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देखा और सही साथ साथ में इसके साथ में जो कई अन्य वीडियो भी चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो जब आप उन सबको देखेंगे ना, तो आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको एक बात एहसास होगी। उस दिन आप लिख करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मतलब वहाँ पर एक आप अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और साथ साथ में आपको एक भरपूर जानकारी होगी कि आखिरकार पेपर कैसा आता है। उसके पहले आपके अंदर एक दिल में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा और वहाँ पर जब आप बैठेंगे ना, तो वहाँ पर अन्य बच्चों से ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। तो वहाँ पर हमें रैंक मिलेगी। क्या मिलेगी? रैंक। ना कि हम सिर्फ क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर रैंक मिल जाए तो क्या बात है, ये तो सोने पर सुहागा है। एन आइसिंग ऑन द केक, ये आपने ईडीएम पढ़ा होगा 2022 में। एन आइसिंग ऑन द केक, एन आइसिंग ऑन द केक। तो ऐसे ही ईडीएम्स का भी एक 5 सालों का वीडियो बना के डाल दिया गया है, वो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ साथ में एनडीए का जो वोकैब है वो भी चल रहा है, उसका भी जो प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जीएटी के सारे आपको यहीं पर मिलेंगे। जीएटी के लिए आपको कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री की आपकी यहाँ पर कंप्लीट स्टडी होगी, कंप्लीट तैयारी होगी, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता क्या है? तो अगर आपने 2022 वाला वीडियो देखा है, 2022 वाला और आने वाला 2021 का देखेंगे, 2021 का जो फर्स्ट होगा उसमें आप देखेंगे कि जो उत्प्लावकता है, इससे क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो था 2022 में आया था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मत देखो, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान को न्यूटन के किस नियम से परिभाषित किया जा सकता है? तो पहला बोलता है भार अनुपातिकता का नियतांक। भार अनुपातिकता का नियतांक का मतलब, इनका कहने का मतलब है कि जो भार है वो एक नियतांक होता है। भार एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, कि भार हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भार हमेशा कांस्टेंट होता है? ये थोड़ा सा आप अपने मन में विचार कीजिए, तब तक आगे बात करते हैं। अगला है द्रव्यमान अनुपातिकता का नियतांक है। द्रव्यमान अनुपातिकता का नियतांक का मतलब है कि द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। तो ये भी आप विचार करें थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी विचार करने का अवसर मिलना चाहिए। अगला है द्रव्यमान अनुपातिकता का नियतांक नहीं है, तो मतलब इसका अपोजिट बात बोल रहा है। अगला है कि यानी ये जो पहला, यही चौथी बात बोल रहा है कि भार जो होता है सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब हर जगह ये यूनिवर्सल की तरह एक कांस्टेंट रहता है, जैसे कि आपने कैपिटल जी देखा होगा, कैपिटल जी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ऐसा क्यों हमने आखिरकार कहा? क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, जबकि अगर हम भार की बात करें वो बदलता रहता है। भार बदलता रहता है, क्योंकि जैसे कि मान लिया हम पृथ्वी पर हैं, तो किसी वस्तु का भार अगर यहाँ पर 6 किलो है तो चंद्रमा पर जाकर के 1 किलो बचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। तो ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें यहाँ पर हमने डिफरेंस लिखा है। द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु की मौलिक माप है, जबकि जो किसी वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है वो वस्तु का भार है, और इसे किलोग्राम ग्राम में मापा जा सकता है, जबकि इसे न्यूटन में मापा जाता है। और ये जो वस्तु का द्रव्यमान है वो किसी भी स्थान पर नहीं बदलता है, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, नरक स्वर्ग कहीं पर भी। और जो भार होता है ये बदलता है, जैसे कि मान लिया हमने अभी बात कर ली कि पृथ्वी से चंद्रमा चले गए। अगला है कि और स्पेस में चले जाओगे तो शून्य हो जाएगा। यही बात अभी अगली होने वाली है कि भार शून्य भी हो सकता है। जैसे स्पेस में चले गए तो वहां पर गुरुत्व तुरंत शून्य होता है, इसलिए भार शून्य हो जाता है, जबकि जो द्रव्यमान है कभी भी शून्य नहीं हो सकता, चाहे स्पेस में चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ। अगला है द्रव्यमान बाहरी बलों से प्रभावित नहीं होता। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है तो जो द्रव्यमान है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जबकि वस्तु है, वस्तु का जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। अगला देखते हैं कि भौतिकी के मूलभूत नियम से क्या अपेक्षित है। तो पहला बोलता है ऊर्जा का संरक्षण और आवेश का असंरक्षण। तो आप जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो मतलब ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो ये जो आवेश का संरक्षण, अगला नियम बोलता है कि आवेश का असंरक्षण। तो ये तो ऊर्जा का संरक्षण नियम आप कई बार बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आवेश का संरक्षण लेकिन नहीं पढ़ा होगा आपने। तो ये आपको कक्षा 12 के जो कूलाम का नियम चैप्टर है, स्थिर वैद्युतिकी की इकाई के अंतर्गत आता है, उसमें आपको बताया गया है कि जो अपना जो कूलाम है, मतलब आवेश है, वो अविभाज्य, मतलब आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश की एक इकाई होती है ई, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसकी एक वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
इसी का गुणज हर जो भी आवेश होगा अगर, तो जैसे कि आपने देखा कि वो जो क्या होता है अल्फा, अल्फा जो होता है वो ई का गुणज होता है, यानी इसका दोगुना होता है। अल्फा जो होता है इलेक्ट्रॉन का दोगुना होता है। ऐसे ही मतलब जो अन्य चीजें होंगी वो इसके गुणे में हो सकती हैं, लेकिन वो भी सम गुणज, सम गुणज, यानी जैसे कि हमने मान लिया 1.5 गुना हो जाए तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही तो ये मतलब कथन एक जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि आवेश का असंरक्षण नहीं संरक्षण की बात करता है नियम। अगला कथन बोलता है कि आवेश का संरक्षण लेकिन रैखिक वेग का असंरक्षण। तो रैखिक वेग यानी संवेग, सॉरी रैखिक संवेग, संवेग हमने बोल दिया सॉरी। तो रैखिक संवेग जानते हैं आपकी जो अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है और प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, इन दोनों की बात अगर करें तो इन दोनों में संवेग हमारा संरक्षित रहता है तथा जो ऊर्जा होती है ये भी नियत रहती है, संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट और प्रत्यास्थ संघट्ट, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि संवेग कैसे आखिरकार संरक्षित रहता है। जैसे कि आप एक कार चला रहे हैं, तो जब कार चला रहे हैं ना तो उसका संवेग संरक्षित है, उसका संवेग संरक्षित है, क्योंकि मतलब जैसे कि कोई पीछे से जब धक्का देगा, यानी जब कोई बाहरी व्यक्ति, यानी जब कोई बाहर से बल आरोपित करेगा किसी निकाय पर, तब उसका संवेग बदलता है। अन्यथा संवेग को किसी आंतरिक बल द्वारा नहीं बदला जा सकता। जैसे कि कार है, जो कार का इंजन अगर आपने सोच लिया कि वो बाह्य है निकाय, नहीं, क्योंकि वो जब कार में आया ना तो कार के साथ में जुड़ करके एक कार का ही सिस्टम बन गया, कार का ही पार्ट बन गया। इसलिए जो इंजन है वो कार का बाह्य पार्ट नहीं है, मतलब हाँ कोई बाह्य बल नहीं है। तो इसलिए जो संवेग का संरक्षण होता है। अगला बोलता है, जैसे कि अभी इसी के साथ साथ में जैसे कि कोई बाहर से धक्का दे रहा है तो संवेग बदल जाएगा, लेकिन अगर कोई कार के अंदर बैठा है और कार के अंदर से बैठ के धक्का दे रहा है तो ना कार बढ़ेगी और ना ही संवेग उसका चेंजमेंट होगा। संवेग में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा अगर कार के अंदर बैठ के कोई धक्का देता है। अगला आवेश का संरक्षण तथा ऊर्जा का असंरक्षण। तो ये तो गलत ही बात है, क्योंकि ऊर्जा का संरक्षण तो हमने बचपन से पढ़ा है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यही बातें यहाँ पर कुछ लिखी गई हैं कि जो आवेश है इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला है, किसी एक जूल को कब कहा जा सकता है, कि किसी कार्य को एक जूल कब कहा जाएगा। जैसे कि अब फार्मूला आपने पढ़ा होगा W = F × S। तो F क्या है, न्यूटन है, बल है, तो F यानी ऑप्शन ए बोलता है 4 न्यूटन, और जो B बोलता है मतलब विस्थापन कितना है 25 सेंटीमीटर। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो उसे 100 से भाग देते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हल कर रहे होते हैं तो उन्हें सेम इकाई में रखते हैं। जैसे कि न्यूटन में इसको हमने रखा अगर बल को, तो इसको भी हमें SI मतलब उसी अनुसार में मात्रक में रखना होगा, जैसे कि SI मात्रक में रखना होगा। तो यहाँ पर 2500 के 100 ऊपर हो गया, नीचे कट गया, 100 कट गया, तो एक ही तो आएगा आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और अगर अगले आप देखते हैं तो वो कभी मैच नहीं होंगे। ऐसे चलते हैं अगले की ओर, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। किसी वृत्तीय पथ पर किसी कार की एक समान गति क्या घटित होता है। तो जैसे कि पहला बोलता है कि किसी कार की गति की दिशा में परिवर्तन के कारण चाल में परिवर्तन। तो आप एक चाल के बारे में जानते हैं कि जो चाल होती है वो एक वैल्यू प्रदर्शित करती है, दिशा नहीं। और अगर हम वेग की बात करें तो वेग वैल्यू तो प्रदर्शित करता ही है कि 10 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन साथ साथ में हमें ये बात भी जोड़नी होगी कि 10 किलोमीटर हम जा रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं या उत्तर की ओर जा रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि वह वेग है। तो वेग के साथ हमें दिशा डिफाइन करनी होती है, जबकि चाल में दिशा डिफाइन नहीं करनी होती है। तो जब अगर दिशा में परिवर्तन हुआ, दिशा में परिवर्तन हुआ तो किस में परिवर्तन होगा, वेग में। वेग का कोई दिशा से सीधा संबंध है, जबकि चाल का कोई संबंध ही नहीं। तो इसलिए पहला कथन तो ऐसे ही गलत हो गया और दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा कथन बोलता है कि कार की गति की दिशा में परिवर्तन ना करें, अगर दिशा ना परिवर्तन करें तो संवेग में परिवर्तन होगा। तो आप ये बात बताइए कि जो P = mv है, तो जब हम v को बदल ही नहीं रहे हैं तो ये P कैसे बदल जाएगा। v को जब हम बदलेंगे ही नहीं तो P कैसे बदलेगा आखिरकार। तो ये हमारा तीसरा भी गलत हो गया। और ऐसे ही अगला बोलता है कि कार की गति की दिशा में परिवर्तन के कारण स्थिर संवेग। जैसे कि अब P = mv, जो फार्मूला है m × v, जो v है ये सदिश राशि है, इसीलिए संवेग भी सदिश हो जाता है। जो परिवर्तन के कार की गति की दिशा, जब कार की गति की दिशा बदलेगी यानी जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेग भी बदल जाएगा, और जब वेग बदलेगा तो भाई संवेग क्यों नहीं बदलेगा। तो इसलिए ये भी कथन गलत हो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसको हमने कॉन्सेप्चुअली भी देख लिया है। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं, देखो किसी वस्तु का वेग सदैव धनात्मक, मतलब सदैव धनात्मक नहीं, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या अथवा शून्य हो सकता है। लेकिन जो चाल होती है वो या तो धनात्मक होगी या तो शून्य होगी, किंतु ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती चाल। ऐसे ही चाल एक वैल्यू है, मतलब एक मान है, जबकि जो वेग है उसके साथ देखो चाल, जो वेग है वो चाल तो बताता ही है, लेकिन मतलब चाल का जो आंकिक मान है वो भी बताता है और दिशा भी बतानी पड़ती है इसको। और यह असंभव है कि किसी वस्तु का वेग शून्य हो, किसी वस्तु की चाल शून्य हो। जैसे कि कोई चाल
अगर शून्य है तो उसका वेग भी शून्य होगा, और यह असंभव है कि अगर चाल शून्य है तो वेग उसका 0 से ज़्यादा हो जाए, तो यह असंभव बात है। तो इसलिए कथन हमने लिखा है। अगला है चाल और वेग का अनुपात कितना होता है। चाल बटे वेग इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मतलब इसका मान जो होता है 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले की ओर। किसी बंद विद्युत परिपथ में 3 समान प्रतिरोध, तो ये पार्श्वक्रम ये बार बार फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आप फंसिए नहीं। पार्श्वक्रम यानी पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इससे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखो यहाँ पर इंडिविजुअल लिख दिया। इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी एक का इंडिविजुअली। आपने कई बार सुना होगा कि इंडिविजुअली आई कांट डू दिस, मतलब अकेले मैं नहीं कर सकता। तो 3 जो समान प्रतिरोध है, मान लिया इनको कि ये समान प्रतिरोध क्या है, पी मान लिया इनको, पी आर ही मान लेते हैं, आर। तो जो हमारा पार्श्वक्रम का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर फाइनल एफ इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे करके जहां तक हो जाए वहां तक आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार के R1 हमने मान लिए, R मान लिए, तो ये R रखा, ये R रखा, प्लस फिर R रखा। यानी जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 1/r फाइनल की वैल्यू क्या आएगी, 3/r। तो इसको जब हम सही से मतलब पलट कर लिखेंगे, यानी R फाइनल की वैल्यू क्या आएगी, R/3, यानी जो इंडिविजुअल यानी एक प्रतिरोध का 1/3 जो होगा वो आंसर होगा, एक प्रतिरोध का 1/3। तो इसको देखते हैं आंसर क्या आएगा, एक प्रतिरोध यानी R/3 आंसर आएगा। तो यानी व्यक्तिगत प्रतिरोध का 2/3 यहाँ पर कहीं 2 मिल ही नहीं रहा, क्या मतलब है। व्यक्तिगत प्रतिरोध के बराबर, ये भी गलत बात है, क्योंकि जब समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं ना, तो समांतर क्रम में जो आने वाला प्रतिरोधों का आंसर है वो हमेशा उस एक प्रतिरोध से, मतलब जो न्यूनतम प्रतिरोध यानी जो छोटे से छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम ही आंसर आएगा। व्यक्तिगत प्रतिरोध का 3 गुना, तो 3 गुना तो कभी नहीं आ सकता। इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। मतलब आप समझे कि नहीं, जैसे कि R था तो या तो ये R से छोटा आएगा, लेकिन R से कभी भी बड़ा नहीं आ सकता, इसके बराबर हो सकता है कुछ खास स्थितियों में। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो पहला बोलता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा नाभिक, चौथा न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब उन्होंने प्रकीर्णन, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, तो उन्होंने ये बात की थी, जैसे कि सोना जो था उसको उन्होंने बहुत ही आकाशवर्धनीयता होने के कारण उन्होंने बहुत पीटा, उसको पतली झिन्नी बना ली, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रकीर्णन का प्रयोग किया। तो पहला उन्होंने तथ्य डिराइव किया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ये आप खोखला याद रख लें। दूसरा उन्होंने कहा कि जो परमाणु का जो धन आवेश होता है वो एक सूक्ष्म स्थान में, मतलब छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, मतलब एक किसी छोटी जगह पर होता है, ये नहीं कि पूरे में फैला हुआ है, केंद्रित होता है। जैसे कि ये मान लिया परमाणु है, तो यहाँ पर कहीं ऐसे छोटे से में रखा हुआ है आवेश। और तीसरा कथन उन्होंने कहा था कि जो परमाणु की जो नाभिक होता है, नाभिक उसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻15 मीटर होती है, और जबकि जो परमाणु होता है, यानी यहाँ पर नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 थी, जो परमाणु था उसकी 10⁻10 मीटर त्रिज्या होती है। और इनका अगला कथन था महोदय जी का, चौथा कथन, कि जो कूलाम का नियम है वो परमाणुवीय दूरी यानी जो परमाणु के अंदर की दूरियां होती हैं उनके लिए भी लागू होता है। पांचवा कथन इन्होंने कहा कि जो थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, जो वो होता है परमाणु, उसमें जो नाभिक होता है वो भिन्न, मतलब जो नाभिक का खोखला स्थान होता है वो भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, मतलब जो जैसे कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है, उसी तरीके से जो परमाणु का खोखला स्थान होता है वो हर उसके लिए अलग अलग होता है। तो अगला देख लेते हैं, धन आवेश का परमाणु भिन्न भिन्न होता है, देख लिया आपने। तो अगला देखते हैं कि किसी ऐसे धारावाही ऋजुरेखी चालक की कल्पना कीजिए जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है वामावर्त दिशा में, तथा इस अवस्था में धारा की दिशा निर्धारित की जाएगी, मतलब धारा की दिशा किस तरफ होगी जब वामावर्त चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये आप कुछ नहीं, देखो ये आपने देखा कि ये क्या है, घड़ी है एक, तो घड़ी किधर की ओर घूम रही है, घड़ी आपने देखा होगा कि हमेशा इधर की ओर चलती है, इधर की ओर, मतलब ऐसे घूमती है घड़ी, ऐसे घूमती है। और यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा कि जो उल्टा चल रहा है, क्या है ये, उल्टा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है, इधर की ओर।
किधर की ओर, इधर की ओर, यानी वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज जिसे हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा कि यहाँ पर अभी आपने नोटिस किया होगा, तो ये जो धारा ये कहाँ बह रही है, ऊपर की ओर बह रही है, धारा ऊपर की ओर बह रही है, धारा ऊपर की ओर ऐसे करके एरो बना रखा है, तो धारा ऊपर की ओर बह रही है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसका क्या बताता है। अरे हाँ, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा इसकी दिशा अधोमुखी, अधोमुखी की हम बात करके आ चुके हैं। अधोमुखी तो उत्प्लावकता वाली में बात की थी कि अधोमुखी का मतलब होता है नीचे की ओर, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड तो नहीं थी धारा। अगला बोलता है वाम हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा इसकी दिशा अधोमुखी, फिर भी अधोमुखी नहीं है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा इसकी दिशा ऊर्ध्वमुखी, यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि जब हम दाहिने हाथ का प्रयोग, देखो ये चौथा दिया हुआ, तो इसको हम अभी एक फिगर से समझते हैं, ये चौथा हमारा गलत है, एक फिगर से समझते हैं। जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है, तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा हाथ है, आप अपना हाथ खुद ही मोड़िए, इसी की तरह जैसे मोड़ रहा है। मतलब ये जो ये दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये इसकी दिशा दिखा रहा है कि ये जो है ये धारा की दिशा है, और जो ये इसकी उंगलियां जिस ओर मुड़ी हैं, मतलब इस तरीके से ऐसे मुड़ी हुई हैं उंगलियां, इस तरीके से ऐसे मुड़ी हुई उंगलियां, तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही हैं। तो चलते हैं अगले की ओर, मतलब ये जो दाहिने अंगूठे का नियम है। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त साधन, डिवाइस को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि मोटर क्या होती है, मोटर, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जनित्र। तो जो मोटर आपने देखा होगा कि मोटर जो होती है, मोटर खुद बिजली से चलती है। कोई भी मोटर ले लीजिए, जैसे कि हमने छोटे पंखे वाली मोटर मान ली, पंखे में भी मोटर होती है, जो समरसेबल होती है उसमें भी मोटर होती है, उसको खुद बिजली की जरूरत होती है, वो बिजली उत्पन्न नहीं करती। जबकि जो जनित्र होता है, जिसे जनरेटर कहते हैं, आपने जनरेटर, कई बार जंगलेटर इसको कहा जाता है गाँव देहातों में, तो जंगलेटर भी आप समझ सकते हैं। तो ये बिजली को उत्पन्न करता है। जो अमीटर होता है, अमीटर क्या होता है, अमीटर जो होता है ये धारा को मापता है, और जो धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर से अमीटर और विभव मापी दोनों बनाए जा सकते हैं। अमीटर और विभव मापी दोनों बनाए जा सकते हैं, यानी जिससे कि धारा मापी जा सके, जिससे कि विभव मापा जा सके, इन दोनों को बनाया जा सकता है। और जो धारा मापी होता है, इसकी एक खासियत होती है कि जो परिपथ है उसमें ये सिर्फ एक ही चीज बताएगा कि धारा बह रही है या नहीं, मतलब ये बताएगा कि धारा बह रही है या नहीं, लेकिन ये नहीं बताएगा कि धारा 2 एम्पियर है या धारा 3 एम्पियर है, धारा 5 एम्पियर है। ये बात वो क्लियर नहीं करता कभी, वो सिर्फ बताएगा कि एम्पियर मतलब उसमें धारा बह रही है या नहीं। अगला देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया में मनुष्य का वह दृष्टि दोष है जिसमें देखो निकट दृष्टि दोष ऐसा होता है जिसमें कि मनुष्य को पास की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखती हैं, एकदम क्लियर दिखती हैं, लेकिन जब वो दूर की वस्तुएं देखता है तो उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है आखिरकार। जैसे कि यहाँ पर एक हमने फिगर बना रखा है, देखो यहाँ पर लिखा है कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, परंतु अधिक दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो पहले बनता है। ये फिगर देखें आप, देखिए यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर भी रेटिना है, यहाँ पर भी रेटिना है। तो ये जो बी चित्र है ये किसका है, स्वस्थ आंख का है, स्वस्थ आंख का। और यहाँ पर जो अवतल लेंस लगा करके इसका निवारण किया जाता है, अवतल लेंस लगा करके इसका निवारण किया गया, तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनेगा तभी मस्तिष्क को आभास होगा। और जो ये होता है क्या बोलते हैं इसमें, तो ये देखिए यहाँ पर कट कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है आर पर, यहाँ पर आर पर कट कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ पहले ही कट कर जा रहा है, नहीं बिंदु सी पर कट कर रहा है। देखिए आप बिंदु सी पर कट कर रहा है, तो इसलिए जो होता है मस्तिष्क को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो रेटिना से पहले बन जाता है। और साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये जो गोला है ना, इस गोले की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए। जैसे कि गोला 10 मीटर का है, तो मान लिया 1-2 से मतलब 10 मीटर नहीं हो सकता, लेकिन मान लिया हल्का सा थोड़ा सा बढ़ गया, तो उस वजह से जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले ही बन जाता है। या तो फोकस दूरी छोटी हो जाए, ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी की जो क्षमता होती है वो या तो छोटी हो जाए, तो ऐसा होता है निकट दृष्टि दोष हो जाता है। यहाँ पर वही बात लिख रखी गई है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, यानी वक्रता त्रिज्या जैसे गोले का आकार बढ़ जाता है और फोकस दूरी कम हो जाए। दोनों में से कोई एक काम होता है, मतलब दोनों ही बात सेम है। ये कहने का मतलब कि जो पहला कथन बोलता है निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के फोकस के पार बनता है। देखो पार कब बनेगा प्रतिबिंब, जब दूर दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। तो ये हमारा कथन गलत हो गया। किसी निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले फोकस होता है, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला बोलता है किसी दूर स्थित अरे ये बात इंपॉर्टेंट देने वाली, देखो इसी में गलतियां होती, ध्यान से देखिएगा बस। देखो इसमें निकट स्थित वस्तु की बात करी, जबकि हमें निकट की जो स्थित वस्तुएं हैं, तो निकट दृष्टि दोष में तो वो निकट की स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनमें हमें दिक्कत होती है। तो जो दूर स्थित वस्तु होती है उसमें जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले बनता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से चलना, क्योंकि भैया ये यूपीएससी वाले भाई लोग जो है ना बहुत ही
अजीब टाइप के आदमी होते हैं, फंसाते बहुत हैं। तो अगला ये हमारा कथन गलत हो जाता है क्योंकि रेटिना के पास तो उसमें बनता है। तो भैया समझ के चलना और देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वहाँ जब एग्जाम में बैठना ना तो एग्जाम में भी बिल्कुल ध्यान से देखना, ये नहीं कि हम पढ़ के आए तो चला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना। देखो 2000 किस में आया था, 22 में आया था, 2021 के दूसरे पेपर में भी आया है और 2021 का जो पहला पेपर हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना मुख्यतः किसका कारण है। तो ये क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है मानव नेत्र का स्वच्छ मंडल जिसे हम कार्निया कहते हैं क्या है, ये और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी यह कोशिकाओं और या प्रोटीन और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला देखते हैं आंख की खिड़की कार्निया को कहते हैं, इसी से प्रकाश प्रवेश करता है तथा नेत्रदान जब करते हैं, जब व्यक्ति नेत्रदान करता है तो इसी कार्निया को दान में देता है। आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है और प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा, आंख के द्वारा, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, किंतु अनुभव के आधार पर हमें सीधा दिखाई देता है। देखो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके आधार पर हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना का कार्य क्या होता है कि जो यांत्रिक सिग्नल यानी भौतिक सिग्नल उसने लिए हैं उनको वैद्युत सिग्नल में ट्रांसफर करना, मतलब बदलकर वस्तुओं के प्रतिबिंब के रंग रूप आकार का ज्ञान मस्तिष्क को पहुंचाना, यही रेटिना का कार्य है। तो चलते हैं अगले की ओर। किसी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस, देखो लेंस यहाँ पर बात की, लेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है। f कब होगा, 1/f कब होगा, p = 1/f। क्षमता मतलब लेंस की क्षमता p = 1/f कब होगी, जब ये f मीटर में होगा, कितने मीटर में। और अगर सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर ऊपर हम 100 कर देते हैं, यानी 100/f सेंटीमीटर। तो अगर हम लेंस के बजाय अगर हम उसकी दर्पण की बात करें तो यहाँ p के आगे माइनस लगा देंगे, बस वही हमारा सही होगा, दर्पण की क्षमता। लेकिन हमें लेंस की क्षमता की बात करें तो p = 1/f, यानी 1 नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखी तो हम यहाँ पर 100/f रखते हैं। 100/f यानी 25, 25 चौके 100, यानी 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 डॉक्टर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी राइट हो जाएगा। ये फार्मूला भी दोनों वही लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। बिंब दूरी u, मतलब देखो जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, इमेज होती है, मतलब जो प्रतिबिंब आप समझ रहे हो, मतलब प्रतिबिंब छाया जिसे कहते हैं, और जो बिंब होता है उसे वस्तु कहते हैं। इसे थोड़ा सा टेक्निकल हिंदी भाषा में लिखते हैं, तो हिंदी भाषा से परेशान नहीं होने का, थोड़ा सा कभी कभी कुछ चीज़ें अंग्रेजी में भी देख लेना, तो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। तो दर्पण की फोकस दूरी f से संबंधित गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो जैसे कि आपने लेंस का सूत्र पढ़ा है 1/f = 1/v - u। तो दर्पण में क्या होता है, बस प्लस होता है, तो बस यही होता है। तो इसमें बोला है कि समतल दर्पण पर भी लागू होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए जो होता है तो प्रतिबिंब ना अनंत पर बनता है और ना ही प्रतिबिंब की दूरी अनंत होती है। यानी जब प्रतिबिंब दूरी शून्य हो, जब प्रतिबिंब दूरी अनंत होती है, दोनों गलत बात है, क्योंकि जब जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगले इसके कथन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे इसी वीडियो में भी मिलेंगे, साथ साथ में जो 2021, 19 इनमें सब में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा आभासी और सीधा होता है, और इसी के आधार पर इसका जो आवर्धन क्षमता होती है +1 होती है। देखो 1 इसलिए है क्योंकि वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है, और प्लस इसलिए है क्योंकि यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए प्लस है। और जो 1 लिखा इसलिए है क्योंकि 1 मतलब वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप जैसे कि फार्मूला जानते होंगे लेंस दर्पण के लिए कि -v/u, -v/u कब होता है, मतलब -v/u फार्मूला होता है जैसे कि वस्तु बटे मतलब प्रतिबिंब बटे बिंब, जिसे हम वस्तु भी बोलते हैं। हटाओ इसको थोड़ा सा, हाँ एक मिनट। लेकिन ये जो m = माइनस वाला हमने फार्मूला बताया था, ये किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, और जो उत्तल दर्पण के लिए प्लस का आता है। तो ऐसे ही हमारा कथन हमने बात कर ली। यदि कोई वस्तु जो है वो समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण की ओर आए, चाहे समतल दर्पण से दूर जाए, तो वो अगर v वेग से गतिमान है तो वो प्रतिबिंब जो होगा वो 2v वेग से गतिमान होगा। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता तो बात कर ली हमने। नाभिकीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, तो आपने अगर क्या मतलब पढ़ाई होगा, जो E = mc² फार्मूला है, E = mc², ये तो आप जानते होंगे कि किसने दिया था। तो ये आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत के तहत उन्होंने दिया था, तथा उन्होंने ये बताया था
कि पहले तो ऐसा माना जाता था कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संरक्षण नियम एक अलग चलता था, ऊर्जा संरक्षण नियम एक अलग चलता था। लेकिन जब आइंस्टीन साहब आए तो इन्होंने कहा कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक दूसरे से, द्रव्यमान यानी जो द्रव्यमान है और ऊर्जा यानी एनर्जी है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि अगर द्रव्यमान खत्म होगा तो वो ऊर्जा बनेगी, अगर ऊर्जा खत्म होगी तो द्रव्यमान बनेगा। जैसे कि मान लिया कि जो वो गैस सिलेंडर है हम जलाते हैं घर पे, तो जब हमारी गैस जलती है तो गैस जलने से ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा से खाना बन गया। लेकिन जो द्रव्यमान था यानी गैस सिलेंडर का जो भार था, जो गैस का भार था वो खत्म हो गया, यानी जो द्रव्यमान था वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को समझाया। तो उन्होंने E=mc² एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि जब हम द्रव्यमान जो होगा उसको अगर हम प्रकाश की चाल के स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो हमारी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, जो नाभिकीय विखंडन और इसके व्यंजन को एक्सप्रेस करने के लिए आइंस्टीन द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बारे में आगे देखते हैं। जो 1 किलो द्रव्यमान है उसको नष्ट करने पर, मतलब 1 किलो द्रव्यमान जब अगर खत्म होता है तो हमें 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा? 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट कथन है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, और बार बार कहने से कोई फायदा नहीं। अनुरणन क्या होता है? अनुरणन, देखो ये अनुरणन का जो क्वेश्चन है 2021 के पहले पेपर में भी आया था। 2021 के पहले पेपर में भी आया था। मतलब ये रिपीट करते रहते हैं। 2021 के पहले पेपर में आया था और 2021 का जो दूसरा पेपर इसमें भी आया है। तो बस इसका फर्क इतना है कि थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें हल्का सा घुमा के रखा था उन्होंने, तो बच्चे शायद समझ ना पाए हों। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। नहीं, जब ध्वनि, मतलब किसी बंद कमरे में हम किसी बंद जगह पर बैठे हों तो जब कोई चिल्लाता है तो उसकी ध्वनि कई जगह से परावर्तित होती है। परावर्तन तो आपने पढ़ा होगा कि ध्वनि का परावर्तन होता है, तो परावर्तित होती है। तो ये देखिए यहाँ पर एक चित्र भी बना रखा है कि यहाँ पर सोर्स है, जैसे कि ये माइक है, तो माइक यहाँ से चला तो इसकी एक यहाँ से प्रकाश टकराई, यहाँ से गई, फिर इसके बाद पास गई, फिर एक टकरा के यहाँ से गई, एक सीधे भी गई, ऐसे कई जगह से टकराते। एक मान लिया यहाँ से टकरा के ऐसे गई, तो मतलब ये कई टकरा के मतलब परावर्तन होता है जब किसी बंद कमरे इत्यादि में हो हम। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण ये अनुरणन की घटना होती है। अनुरणन को रिवर्बरेशन भी ऐसे करके कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन अनुरणन याद रख सकते हैं। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही? पहला बोलता है निर्वात में ध्वनि का संचरण हो सकता है। तो हम ये बात जान लेते हैं कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो केवल और केवल ठोस, द्रव और गैस इन तीनों में ही ट्रैवल कर सकती हैं, और निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, और अंतरिक्ष में भी ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मान लिया कि चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो क्या उसकी आवाज़ धरती तक सुनाई देगी? तो ये बिल्कुल गलत बात है, मतलब नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात यानी स्पेस में, अंतरिक्ष में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो पहला कथन गलत। दूसरा, निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं हो सकता है और वायु में ध्वनि अनुदैर्ध्य होती हैं। तो देखो अनुदैर्ध्य तरंगे तो होती हैं और निर्वात में संचरण नहीं हो सकता, तो ये कथन हमारा सही हो जाता है। और तीसरा बोलता है निर्वात में ध्वनि का संचरण हो सकता है, निर्वात में नहीं होता, बात कर ली हमने। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता तथा वायु में ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ हैं, तो ये भी गलत है। मतलब ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य ही होती हैं, वायु हो चाहे जल हो चाहे कहीं, मतलब हाँ, मतलब वही बात है। अगला बोलता है कि पहला कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है किंतु ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। तो ये बात सही है, जैसे कि हमें बात करके आए हैं, और ये सेम वही बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जो विद्युत तरंग की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, या हम इसे प्रकाश की चाल के भी बराबर कह सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक टेनिस की गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। गेंद जब 20 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है तो गेंद का जो प्रारंभिक वेग था वो क्या था, मतलब किस वेग से उसे फेंका गया था? ऊर्ध्वमुखी, मतलब आपने जाना कि ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर। तो इन टर्म्स से आप जब संबंधित हो जाएंगे, मतलब जब इनको सुनेंगे तो आप इनको जान जाएंगे कि क्या है। एक फार्मूला हम जानते हैं V = U + AT होता है। दूसरा फार्मूला S = UT + ½ AT² होता है। एक होता है V² = U² + 2AS। यहाँ पर आपको ये ध्यान से दिमाग अपना लगाना होगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा। देखो ए जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर G भी लिखा जा सकता है, और G प्लस में कब होता है? जब पृथ्वी से कोई चीज़ जब पृथ्वी पर कोई चीज़ आए ऊपर से नीचे की ओर आए तो G प्लस में होगा। जब कोई चीज़ पृथ्वी से ऊपर की ओर जाए तो G निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। तो बोलता है टेनिस ऊर्ध्वाधर ऊपर की फेंका जाता है। देखो अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो आपने कोई भी चीज फेंकी होगी जब मैक्सिमम ऊंचाई पर जाती होगी तो आपने गौर किया होगा कि मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचते उसका वेग जो होता है क्या होता है? शून्य हो जाता है।
गेंद भी फेंक लीजिए आप तो मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर के फिर वहां से वो गिरना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि वहां पर उसका वेग शून्य हो जाता है। तो इसलिए हमारा देखो अधिकतम वेग की बात कर ली, यानी v हमें मिल गया, हमें v मिल गया, और हमें s भी पता है कि यानी 20 मीटर की ऊंचाई, s p पता है, और हमें v निकालना है, मतलब सॉरी u निकालना है, u। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं इसमें हमें तीसरे फार्मूले में मिलती हैं। लेकिन अगर हम इसको लगाएं तो यहाँ पर हमें t नहीं पता है, यहाँ पर भी हमें t नहीं पता है, यानी इन दोनों में हमें t नहीं पता है। किन दोनों में? इसमें t नहीं पता है, इसमें भी t नहीं पता है, यहाँ भी t नहीं पता है, लेकिन इसमें हमें तीनों चीज़ों की बात हो रही है। s भी पता है, a भी पता है, u हमें निकालना है, और v भी पता है। तो हम चलते हैं इसी फार्मूले के तहत। तो जैसा कि v स्क्वायर लिखा हुआ है, तो v स्क्वायर यानी जब v मैक्सिमम पर पहुँचेगी तो 0 हो जाएगी। u स्क्वायर कितना? u स्क्वायर का मतलब है कि u हमें पता ही नहीं, तो u स्क्वायर लिख दिया, और क्योंकि जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकेगी यानी पृथ्वी से दूर, तो माइनस लगा देंगे, और 2 तो 2 ही है, g का वैल्यू कितना होता है 10, और s की वैल्यू कितनी है 20। तो कितना लिखा हुआ है, यानी 10 दूनी 20, 20 20 400, तो यानी u स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 400 के बराबर आएगी। तो जब हम u निकालेंगे तो कितने का स्क्वायर होता है 20 का, तो यानी 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो प्रारंभिक वेग था वो 20 मीटर पर सेकंड था, तो इस तरह इसका आंसर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी 200 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु 100 जूल गतिज ऊर्जा है तो वस्तु की चाल कितनी होगी। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ k = हाफ mv स्क्वायर। तो k की वैल्यू हमें 100 मिली हुई है, हाफ तो हाफ ही रहेगा, और m की वैल्यू 2000 ग्राम है, यानी 2 किलो लिखा हुआ है, तो इंटू में 2 लिख दिया हमने, इंटू v स्क्वायर की हमें वैल्यू पता नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा इस तरीके से। चलते हैं अगले की ओर। अगला है प्रणोद और आवेग के बीच अनुपात की इकाई निम्नलिखित में से किसके समान होगी। तो प्रणोद आप अगर जानते हो तो पहले हम प्रणोद समझते हैं। देखो प्रणोद क्या होता है, जैसे कि आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, तो न्यूटन के थर्ड लॉ में प्रतिक्रिया होती है, मतलब जैसे कि कोई अगर आपने चट्टा मारा तो उस चट्टे की मतलब उसी जगह से एक अगला सा फोर्स आएगा जो आपके हाथ पर लगेगा, मतलब आपके हाथ में भी एक झन्नाटा सा लगेगा। जैसे कि आप दीवार को धक्का दे रहे हैं तो उतना ही फोर्स जो है दीवार भी आप पर लगा रही है, तो उसे हम प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, उसे रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रणोद। वही होता है प्रणोद, मतलब रिएक्शन किसी चीज़ का। और जो होता है आगे इसके एक टर्म आती है, इसे हम थ्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, प्रणोद को थ्रस्ट। और एक आता है उत्क्षेप जिसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट और उत्प्लावकता कहीं ना कहीं एक दूसरे के समानार्थी मतलब समान होते हैं, जिसका मतलब होता है कि जैसे कोई पिंड पानी में है तो जो तरल द्वारा यानी जो पानी है उसके द्वारा किसी पिंड पर जो दाब लगाया जाता है, जो बल जो पानी द्वारा किसी पिंड पर बल लगाया जाता है उसे हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो यानी आपने देख लिया कि ये क्या है, प्रतिक्रिया बल है। प्रणोद एक प्रतिक्रिया बल है। प्रतिक्रिया में क्या जुड़ा हुआ है, बल। तो जो बल की विमा होगी बल बटे आवेग क्या होता है, आवेग इंपल्स आपने सुना होगा। आवेग का फॉर्मूला होता है F × ΔT, और जो बल की तो F बल को F ही लिख देते हैं। तो बल की विमा और इसकी विमा तो कट जाएगी, जबकि ΔT की जो विमा है वो बची रहेगी। तो ΔT की विमा क्या आएगी, T-1। और आप जानते हैं कि T-1 इनमें से किसकी विमा हो सकती है, केवल और केवल सिर्फ। तो जो ये T है इसकी तो T-1 होगी, इसको तो हमने देख लिया, यही हमारा आंसर है। लेकिन जो चाल है इसकी तो हमने देख ली, LT-1 होगी विमा। और जो तरंगदैर्घ्य होगी, ये तरंगदैर्घ्य को मीटर में मापा जाता है, तो इसकी विमा L होती है। जो त्वरण होती है तो इसका LT-2 होती है, सॉरी एक मिनट थोड़ी सी जगह बना लें। जो त्वरण होती है इसकी होती है LT-2। तो आप ये याद रख सकते हैं, पूछ दी जाती हैं। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जो प्रणोद होता है प्रतिक्रिया बल होता है, उत्क्षेप जो होता है ऊपर की ओर लगने वाला कोई पिंड, अगर कोई पिंड पानी में डूबा है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला पिंड पानी में डूबा हो या किसी गैस में डूबा हो। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन है कि किसी कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण के पथ को निम्नलिखित में से कौन सा सही आरेख दर्शाता है। तो आपने अपवर्तन पढ़ा होगा, अपवर्तन। तो अपवर्तन में जैसे ही एंटर करती है प्रकाश किरण तो वो थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से भटक जाती है, जिसे कह सकते हैं। अरे हाँ, अपने मार्ग से भटक जाती है। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर सीधी रेखा आई और सीधी से बस ऐसे हो गई, यहाँ पे ऐसे आई, यहाँ पर ऐसे हो गई। मतलब हमारा ये कहना है कि अगर वो आए तो पहले यहाँ से आई तो यहाँ पर थोड़ा सा विक्षेपित हो, तब फिर जाके फिर आगे विक्षेपित हो, जब घुसेगी तब फिर विक्षेपित होगी, फिर जब निकलेगी किरण तो भी विक्षेपित होगी। तो ऐसे ही जब हम पहला देखते हैं तो पहले में यहाँ से आई, फिर थोड़ा सा इधर विक्षेपित हुई, फिर इधर नीचे की ओर विक्षेपित हुई। इसको आप गौर से देखिए।
तो आपको ये पता चलेगा। 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा कैसे हो सकता है, जूम हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो देखिए आप गौर से देखिए, ये यहाँ पर जो है, तो ये देखिए पहले यहाँ ऐसे सीधे आती है, 1 मिनट, ये ऐसे यहाँ से आई, फिर थोड़ा सा इधर की ओर टेढ़ी हुई, फिर नीचे की ओर हल्का सा झुकाव ले लिया। आप इसको गौर से देख सकते हैं। हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, हाँ अब देखिए आप, तो आपको खुद ही एहसास होगा। लेकिन अगर अन्य वाले ऑप्शंस में देखें हम, अन्य में, तो देखो इसमें क्या है, सॉरी इनमें क्या है, इसमें देखो सीधी आई किरण, सीधी आ रही है कि नहीं, सीधी आके सीधी जाके काम खत्म, सीधी यहाँ से गई और फिर ऐसे मुड़ गई। ऐसे ही अगला वाला भी ऐसे सेम करता है। इसमें क्या करता है, सीधी आई सीधी गई, फिर अगले वाले में भी यही सेम होता है कि सीधी आई और यहाँ से एकदम ही सीधी मोड़ दी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तन के रूल के हिसाब से अपवर्तन कहता है कि जो प्रकाश किरण हो उसको विक्षेपित होना चाहिए। तो अगला देखते हैं हम, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी, हाँ आप ठीक है, मतलब ये आंसर हमारा सही है, हम गलती दूसरी जगह पे हो गई, तो थोड़ा उसकी बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन नहीं, मतलब ये जो हम अभी बोर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें गलती हो गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसमें संदेह ना करिएगा बिल्कुल भी। आप चाहे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रिज्म हमने दिखा रखा है, तो प्रिज्म को आप देख रहे हैं कि प्रिज्म भैया क्या कह रहे हैं। प्रिज्म का कहना है कि हम देखो पहले ऐसे, मतलब सॉरी, पहले ऐसे आए, फिर थोड़ा सा इधर मुड़े, फिर इधर मुड़े, मतलब दोनों तीनों में मुड़ाव आपको देखने को मिलेगा, हल्का ही हल्का मिलेगा, लेकिन देखने को मुड़ाव मिलेगा जरूर। तो अगला देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, इसको ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे आने वाला प्रश्न है वो इसी पर आधारित है। कि देखो पहले क्या है, लाल रंग है, सबसे ऊपर कौन सा रंग है, लाल, सबसे ऊपर लाल रंग है, सबसे नीचे वायलेट रंग है। यानी विबग्योर का एक फार्मूला होता है ना, विबग्योर, GYOR, सॉरी ऐसे नहीं लिखते क्योंकि आएगा नहीं फिर, विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू बोलते हैं इसे, बैंगनी नहीं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये हमारे आंसर हो जाते हैं। और इसी के आगे हम, यही प्रश्न है, ऐसा ही संबंधित है प्रश्न इससे, कि जब कोई प्रकाश किरण, यही क्वेश्चन 2021 में आया है, अरे ये 2021 का दूसरा पेपर है, वो 2000 पहले वाले पेपर में भी आया यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब कोई प्रकाश किरण पुंज कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से पड़ता है तो रंगों का एक बैंड बन जाता है, तो इससे संबंध कौन सा कथन सही है। पहला बोलता है लाल प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है, तो आपने देखा कि लाल प्रकाश जो था वो सबसे कम मुड़ा था, तो हमारा पहला ही गलत हो गया। लाल प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है, फिर गलत हो गया। फिर अगला बोलता है बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है, तो ये बात सही है, क्योंकि बैंगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जब मतलब अपवर्तनांक के अधिक अपवर्तनांक के कारण ही यह सबसे अधिक मुड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, अगला है किसी समतल दर्पण, देखो वही हम बात कर रहे थे ना, किसी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं कि कैसा होता है, तो अभी हम बात करके हैं, देखो उसी आकार का, मतलब उसी आकार का सीधा आभासी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल नहीं। संरक्षी बल किसे कहते हैं। संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनको, मतलब जैसे कि मान लिया, हाँ जैसे कि स्थितिज ऊर्जा है या गुरुत्वीय ऊर्जा है, तो वो स्थित संरक्षी बल है। जैसे कि आप, जैसे कि जमीन से चल के ऊपर आपको जीने से ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर आना हुआ, तो एक गोल घुमावदार ऐसी सीढ़ियाँ बनी होती हैं, तो चाहे इन सीढ़ियों से, ये चाहे वो डंडे वाली सीढ़ी जो ऐसे नहीं लगी होती, ऐसे करके बनी होती है ऐसी सीढ़ी, चाहे इस सीढ़ी से आइए, तो इस सीढ़ी से चढ़ने पर जितनी आपको मेहनत, मतलब जितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य यहाँ पर भी करना पड़ेगा, मतलब दोनों का किया गया कार्य समान होगा। तो ऐसे बल जो होते हैं संरक्षी बल होते हैं। इन्हीं के बारे में 2-4 बातें लिखी हैं, तो जैसे प्रत्यास्थ बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल आदि संरक्षी बल हैं। जबकि असंरक्षी बल क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, जो कि जैसे कि हमने कोई काम किया तो वो मार्ग पर निर्भर रहते हैं, कि जिस रास्ते का हमने अनुसरण किया, जिस रास्ते को हमने अपनाया, उस रास्ते पर अनुसरण करते हैं। तो जैसे घर्षण बल, श्यान बल, चुंबकीय शिथिलता के कारण उत्पन्न बल, ये सब जो हैं ये असंरक्षी बल होते हैं, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाए। घर्षण बल जो है हमारा असंरक्षी बल है, यानी कंजर्व्ड फोर्स नहीं है। विद्युत बल, गुरुत्वीय बल और कमानी बल यानी स्प्रिंग बल, यानी ये उस प्रकार के बल हैं जो संरक्षी बल है मतलब। अगला है ऋणात्मक कार्य तब होता है जब बल F तदनुरूपण विस्थापन S के बीच में क्या कोण होता है, मतलब कोण की बात कर रहे हैं कि क्या कोण होता है, तब ऐसा होता है ऋणात्मक कार्य। तो हमने एक क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आया था कि
जब ये दोनों मतलब F और S जब प्रति समांतर हों तो कार्य कैसा होगा। तो उसके ऑप्शन में था एक धनात्मक ऋणात्मक शून्य। तो 2022 में यही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको लैंग्वेज घुमा के इसको रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। यानी जब प्रति समांतर हो, यानी W इक्वल टू आपने F इंटू एस कॉस थीटा पढ़ा होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 आनी चाहिए, तभी हमारा कार्य ऋणात्मक होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस कहाँ पर आती है, जब 180 होता है थीटा। तो देख लेते हैं अगला क्या है। अगला वैसे तो यहीं से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आपको चैनल जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और चैनल को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद।